तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामा के मेन लीड को, जो कि होता है हमारा हीरो, और ये इस सिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिचेस्ट इंसान होता है, जो कि अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें उस जेड पेंडेंट वाले लड़की का पता जो मिला है क्या वो सही है और क्या वो यहीं पर है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ सर वो यहीं पर है। और जो ये हमारा बॉस होता है, इसकी दादी माँ इसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दूंगी। पर हमारा हीरो जो होता है वो तो शादी करना चाहता था उस जेड पेंडेंट वाली लड़की से ही, और इसलिए सेक्रेटरी बताता है कि हाँ आपने तो बहुत साल से उसे ढूंढ रहे हो, तो आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया है और वो इसी जगह पर है। हमारा हीरो भी सोचता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखो हमारी हीरोइन को, जो कि आधे रास्ते में गिरी पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले उसे मार पीट रहे होते हैं, क्योंकि उसके घर वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे एक बोझ की तरह मान रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा सकती हो, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी हीरोइन है वो कह रही होती है कि मॉम आप मुझे गलत समझ रही हो और आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड वो नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड था। पहले हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था और तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और उसने मुझे धोखा दिया और वो मेरी बहन के पास चला गया, यानी कि डेजी ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया है, मैंने नहीं। और ऐसे जैसे पापा ये बात सुनते हैं तो कहते कि क्या तुम जबान लड़ाने लग गई हो, बोल के उसे एक जोर का चाटा लगा देते हैं। यहाँ पे बेचारी हमारी हीरोइन की कोई गलती भी नहीं होती है, पर भी उसे मार खाना पड़ रहा होता है, उसके साथ ही बुरा हुआ होता है। और यहाँ पे ये जो लड़की होती है हमारी हीरोइन की बहन, जिसका नाम डेजी होता है, और ये कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही उसके बॉयफ्रेंड को चुराया, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड भी और महान होता है। ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो शायद मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। 6 साल बाद इस लड़के को ये चीज़ समझ में आ रही है, 6 साल पहले इसका दिमाग नहीं था लगता है। फिर मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी प्यारी डेजी गुम हो गई थी और 20 साल बाद वो घर वापस आई है, पर तुम्हें अभी भी कोई तमीज़ नहीं है, तुम अभी भी उसके साथ इतना गंदा सलूक कर रही हो जबकि तुम्हारी गलती थी और वो खो गई थी। फिर यहाँ पे डैड बीच में चिल्लाते और कहते कि बस करो अब बहुत हो गया, हमें ना ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए डेजी की शादी हम कब कराएंगे और हमें जल्दी से डेजी की शादी के लिए डेट फिक्स करना चाहिए। और ये सुन के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हमारी हीरोइन को और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर बहुत ही कस के उसका जो जेड पेंडेंट होता है उसे पकड़ती है और सोचती है नहीं अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इनके साथ तो नहीं रह सकती और मुझे खुद से ही पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मुझे किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। फिर मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हीरोइन को, जो कि चली गई होती है अपनी दोस्त के पास और अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। तो हमारी हीरोइन का नाम हम यान रखेंगे, ठीक है। तो यान अपने दोस्त से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि कैसे उसके घर पे क्या क्या सीन हुआ, और यहाँ पे यान दूसरी तरफ देख रही होती है हमारे हीरो को। यहाँ पे यान कह रही होती है कि मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। यान की जो दोस्त होती है ना उसे पता होता है कि इसने तो बहुत ज़्यादा पी लिया, अब ये क्या करेगी। तो यान की दोस्त कहती है कि मैं ना उस बंदर को बुलाती हूँ, वही बंदर जिसने यान को धोखा दिया था। तो यान कहती है नहीं उस बंदर ने मुझे धोखा दिया है और उससे अच्छा तो है कि मैं किसी और को पटा लूँ। और तभी जो मिन होती है ना, मतलब यान की जो दोस्त होती है, वो मिन बता रही होती है कि वो देखो वो लड़का जो है ना वो तुम्हारे उसी बंदर का भाई है, मतलब भाई नहीं है कज़न है। तो ये सुन के तो ना यान के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि उस बंदर ने तो मेरी बहन को पटा लिया, अब मैं भी उसके भाई को पटा लूँगी और उसी के साथ उसी के घर में रहूँगी और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। तो उसकी दोस्त जो मिन होती है वो कहती है नहीं 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 तुम पी रखी हो इसलिए तुम्हें ऐसे फालतू के आइडियाज़ आ रहे हैं, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। पर क्योंकि हमारी हीरोइन ने पी रखी थी वो तो चली जाती है पटाने के लिए, पूरी तरीके से फ्लर्ट करने के लिए चली जाती है हमारे हीरो के पास। पर यहाँ पे हीरो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, उसे लग रहा था कि कौन सी पागल लड़की है ये। और यहाँ पे हमारी हीरोइन ना ली को पटाने का, यानी कि जो हीरो उसका नाम ली है, तो ली को पटाने का पूरी तरीके से ट्राई कर रही हो। तो उसके पास जाके कह रही होती है कि तुम्हें पता है मेरे पास ना तुम्हारे लिए सब कुछ है। यहाँ पे ली सोच रहा होता है अरे भाई ये कहाँ मेंटल हॉस्पिटल से भाग के यहाँ पे कैसे आ गई, इसके अंदर किसने आने दिया। और यहाँ पे ना यान को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही हो, तो सोच रही थी कि अरे यार उस बंदर ने मेरी बहन को कैसे पटा लिया और मुझे ऐसी फालतू हरकत करने में तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और पता नहीं मैं क्या क्या कर रही हूँ, अब इसे कैसे पटाऊँ, मैं कितना ज़्यादा मुश्किल है ये सब करना। फिर भी यहाँ पे ना यान ट्राई कर रही होती है फुल पटाने का और उससे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है, मीठी मीठी चिपकू हरकतें कर रही होती है। तो यहाँ पे ना कह ही देता है हमारा ली, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हें ठीक करूँगा। तो और यहाँ पे यान कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो एक्चुअली लवेरिया हो गया है, मतलब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ना ये लड़का जो होता है ली तो जाने की कोशिश कर रहा होता है कि पता नहीं कौन सी चिपकू पागल लड़की आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे यान कह रही होती है कि रुको ना प्लीज़, और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे यान सोचती है कि हे भगवान मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर यान समझाने लग जाती है कि नहीं नहीं एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ ना, फर्स्ट साइट लव एट फर्स्ट साइट, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई हूँ। फिर यान गिनाने लग जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए क्यों परफेक्ट हूँ, मेरे को खाना बनाना आता है, मैं अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, मैं फ़नी भी हूँ, मैं थोड़ी बहुत अच्छी भी दिखती हूँ, तो तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो तुम्हारी
तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे ली थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी दादी ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया और अगर 1 महीने में मैंने शादी नहीं की तो वैसे भी मेरी दादी मेरा शादी करा देगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इस लड़की से थोड़े टाइम के लिए शादी कर लेता हूँ ताकि मेरी दादी शादी ना कराए मेरा, और मैं उस जेट पेंडेंट वाली लड़की को ढूंढ लेता हूँ। और जैसे ही मुझे वो जेट पेंडेंट वाली लड़की मिल जाएगी मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा और मैं इसे बता दूंगा कि मैं शादी क्यों करा। तो वो यान को कहता है कि ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैरिज ब्यूरो पहुंच जाना, वहाँ पे हम दोनों शादी रजिस्टर करवा लेंगे। तो यहाँ पे यान सोच रही होती है कि क्या मैं नशे में हूँ या फिर ये सच में ये सब बोल कर गया है, क्या शादी करना इतना आसान है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे जो बंदर होता है ना, ये हमारे यान को गधी बना रहा होता है। ठीक है, ये कह रहा होता है यान से कि तुम्हें पता है 80% शेयर जो है ना हमारी कंपनी का वो डेजी को मिलने वाला है। तो यहाँ पे यान कहती है कि क्या 80% शेयर उसे मिलने वाला है हम दोनों की कंपनी का, तो लेकिन मैंने वो कंपनी खड़ी किया हम दोनों ने, ऐसे कैसे उसे मिल सकता है, हम दोनों ने बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पे ये बंदर कहता है इसीलिए तो मैं डेजी को चूज़ कर रहा हूँ, मेरे इसलिए मैं डेजी के साथ हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मैं डेजी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास 80% शेयर है, वरना तो मैं तुम्हें ही चूज़ करता। इसलिए तुम बात को समझो और तुम भी मेरे साथ रहो। तो यहाँ पे यान कहती है कि तुम खुद बेवकूफ़ हो या फिर मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अगर रहना चाहते थे मेरे साथ या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते थे तो तुम्हें उस डेजी के साइड ना जाकर मेरे साइड रहना चाहिए था, पर नहीं तुम उसके साइड चले गए और मेरे घर वालों के सामने भी तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना कि मुझे। तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। फिर यान बाहर आती है मैरिज ब्यूरो जाने के लिए, उसे ली लेने आया होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है और ये बंदर भाग के आता है और कहता है अच्छा मुझे आप समझ आया, तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो। और फिर यहाँ पे ये दोनों ना शादी करने के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने आ जाते हैं मैरिज ब्यूरो में। फिर ये लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी पोजेस देख के ये लोग बड़ी सी क्यूट सी फ़ोटोज़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों का जो वही जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर लोग दोनों शादीशुदा हो जाते हैं लीगली। हमारे जो यान होती है वो देखती है कि ली फू है उसका सरनेम, तो यहाँ पे यान डर जाती है क्योंकि उस बंदर का तो सरनेम फू नहीं है। तो यहाँ पे यान पूछती है उससे कि क्या तुम्हारा सरनेम फू है, और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड होता है वो बताता है कि हाँ वो मेरी मम्मी का सरनेम है इसलिए मैंने फू यूज़ किया। तो यहाँ पे यान सोचती है कि अच्छा तो तुम्हारे पापा का सरनेम कुछ और होगा, तो हाँ तुम कज़न ही हो गए उस बंदर के, ऐसा कह रही होती है हमारी यान और खुश हो रही होती है कि चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी उस बंदर के कज़न से शादी करना चाहती थी, उसी के किसी घर वालों से, ताकि मैं उसे टॉर्चर कर सकूँ। और अगर वैसा नहीं होता तो यान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों कार में आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपकू हो रही होती है यान और कह रही होती है कि चलो अब मैं तुम्हारे घर चलूँगी। तो यहाँ पे ना जो ली होता है वो कहते थे क्या तुम मेरे घर आओगी, मैं किसी लड़की को अपने घर नहीं लेके जाता हूँ। और ये सब देख के असिस्टेंट हंस रहा होता है। यहाँ पे कह रही होती है लेकिन मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तो यहाँ पे ली सब कुछ क्लियर कर देता है, वो कहता है कि देखो हमारी शादी बस थोड़े टाइम तक ही रहेगी और ना ही हम बच्चे पैदा करने वाले हैं और ना ही मैं तुम्हारे क्लोज आने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें तब डाइवोर्स दे दूंगा और तुम्हें एलिमनी में भी कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। अब मेरे से दूर रहो और तुम थोड़ा दूर बैठे रहो, इतना चिपक क्यों रही हो। यहाँ पे यान कह रही होती है अरे लेकिन अभी के लिए तो हम शादीशुदा है ना, तो अभी हमें तुम्हारे घर जाना चाहिए, चलो मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो ना। फिर जो ली होता है वो ना घर लेकर आ गया होता है यान को और यान को कह देता है पहले ही कि देखो तुम गेस्ट रूम में सोने वाली हो और तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकती हो, ठीक है, और तुम मेरे प्यारे फू को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो यहाँ पे सोचती है यान की फू कौन है, इसका बच्चा है क्या, और बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और मतलब वो पूछती नहीं है पर वो सोच लेती है ऐसा। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आऊँगी और मैं तुम्हारी फू को भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ठीक है। यान फिर खुश हो रही होती है, चलो आखिरकार ये मान ही गया। कितना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा मुझे, अपनी बहन का झूठ बोलना पड़ा मुझे ताकि ये मुझे अपने घर के अंदर ले, और मैंने इसे ये बोला कि मुझे घर से निकाला गया जबकि मैं खुद ही घर से भाग गई थी। और आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद यान को घर पे एंट्री मिल ही जाती है और इधर उधर वो देख रही होती है और देख रही होती है कि वहाँ पर एक बिल्ली भी है। तो यान को समझ आ जाता है कि अच्छा ये फू उसकी बिल्ली है ना कि उसका कोई बच्चा। और फिर तभी वो देखती है कि टेबल पे बुक्स रखी हुई है। फिर यान सोचती है कि क्या ये तो एक बिजनेस आदमी है, तो ये नॉवेल्स क्यों पढ़ रहा है, इसके पास तो बिजनेस वाली किताबें होनी चाहिए ना। और फिर तभी वो अपनी दोस्त को कॉल करती है सबसे पहले बताने के लिए कि वो एक लड़की के घर पे यानी कि उस बंदर के कज़न के घर पे। तो फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में श्योर हो ना कि जिस बंदर के भाई के बारे में तुमने बताया था कि वो सच में बंदर का भाई है। तो यहाँ पे मिन कहती है अरे हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है वो वही भाई है। दूसरी तरफ जो मिन होती है वो कहती है हाँ वो वही है, क्यों तुम उसके साथ हो और क्या तुमने उससे शादी कर ली। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है मिन और यान बताती है कि हाँ मैंने उससे शादी तो कर ली है पर वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो अपने घर पर लेकर आने के लिए मुझे मान नहीं रहा था, मैंने तो उससे इमोशनली ब्लैकमेल किया तब जाके मुझे घर पर लेकर आया। उसके दोस्त कहती है क्या तुमने आखिरकार तीर मार ही लिया, और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है उसके लिए। मिन जो होती है वो आइडिया दे रही होती है यान को कि तुम ना उसके लिए खाना बनाओ क्योंकि लड़कों का दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। और यहाँ
यहाँ पे यान भी खाना बनाने लग जाती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने बना के वो टेबल पर सजा देती है और वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पे हमारा हीरो ली और उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पे ना हाथ पकड़ कर लेकर आती है ली को और बैठाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए, आ जाओ खाना खाओ। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है वो सोचता है कि आज ही शादी और आज ही पक्का डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि हमारे ली मास्टर तो सिर्फ अपने फेवरेट शेफ्स के हाथों से ही खाना खाते हैं, बाकी नहीं कुछ खाते हैं। और वो ये बोलने ही वाला था कि चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि यान जो खाना खिला रही है ली उस खाने को खा रहा है, वो भी चुपचाप बैठ के। तो फिर और सेक्रेटरी सोच रहा होता है ये बॉस में बदलाव कैसा आ रहा है। और जैसे ही ना ली हाथों से खाना खाता है यान के, उसे उसी बच्ची का याद आ जाता है, उसी जेट पेंडेंट वाली लड़की का। और यहाँ पे ली भी कुछ कहता नहीं है और चुपचाप से जो यान ने खाना बनाया था उसके लिए वो खाने लग जाता है और यान भी खाने लग जाती है और कहती है हाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद ये लोग खाना खत्म कर लेते हैं। उसके बाद यान उससे पूछती कि क्या तुम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दोगे प्लीज़। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट सीधे मुंह पे मना कर देता है ली और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर यान कहते हैं कम से कम सबवे स्टेशन तक तो छोड़ दो ना मुझे प्लीज़। तो यहाँ पे फिर से ना कहने वाला होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा चिपकू हो रखी थी ना यान कि मना ही नहीं कर पाता है हमारा बॉस। फिर ली कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। उसके बाद जैसे यान अपने ऑफिस पहुँचती है वो देखती है कि उसका जो नेम प्लेट रखा होता है टेबल पर अब वो नहीं रखा है, अब उसके बदले डेजी का नाम लिखा हुआ है उस नेम प्लेट टेबल पर। ये देखकर तो यान पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि उसकी पोजीशन डेजी को कैसे मिल गई, क्योंकि उसने मेहनत की थी इस पोजीशन को पाने के लिए और उसने ही सारे प्रोजेक्ट्स को लिया था और अभी उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी करना था। तो वो अपने डैड से कहती है कि डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, इस सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, मैं कितनी मेहनत से पोजीशन ली हूँ। और यान को इस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसको उसकी पोजीशन मिली, अगर उसे डायरेक्टर की भी पोजीशन मिल जाती ना तो यान को इतना बुरा नहीं लगता, पर क्योंकि उसकी मेहनत को छीन रही थी डेजी इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और यहाँ पे यान समझा रही होती डेजी को कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, पहले तो तुमने मेरी बॉयफ्रेंड को छीना, अब तुम मेरे पोजीशन को छीन रही हो, अब तुम मेरे से क्या क्या और छीनना चाहती हो। डैड ये ज़्यादा और नहीं सह पा रहे होते, डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एक जोर का खींच के लगा देते हैं हमारी प्यारी यान को। और हमारी हीरोइन मार खाए और हमारे हीरो को ये ना दिखे, ऐसा हो सकता है कि ऐसे रियल लाइफ में तो होता नहीं है, बट यहाँ पर ली ने देख लिया होता है डैड को मारते हुए चाटा यान को और यहाँ पे वो अंदर जाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे सेक्रेटरी समझाता है कि सर अगर आप यहाँ पे अंदर गए ना तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। यहाँ पे ली को भी समझ आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं जाता है वहाँ पर, लेकिन वो कहता है कि हमारे लोगों को यान के घर पे भेजो उनको सबक सिखाने के लिए, और इन लोगों से तो मैं माफ़ी मंगवा के रहूँगा और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनका जीना मुश्किल कर दूंगा। ऐसा बोल के ली यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ये जो बुढ़ा होता है ना यानी कि यान का पापा, वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें पता है ना मैं यहाँ का चेयरपर्सन हूँ तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना ही प्यारा है ना तो तुम एक काम करो, तुम डेजी से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो तो फिर मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दे दूंगा, वो प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। तो यान भी समझदारी दिखाती है और सोचती है कि चलो माफ़ी मांग लेती हूँ, भले ही मेरी गलती नहीं है पर मेरा प्रोजेक्ट तो मेरे पास होगा ना और मेरी सारी मेहनत कम से कम मेरे नाम की तो होगी। तो यहाँ पे यान ना माफ़ी मांगने ही वाली होती है कि यहाँ पे किसी की एंट्री होती है। वो एक इंसान होता है जो कि होता है इन्वेस्टर, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर होता है इनकी कंपनी का, और यहाँ के हाथ मिला रहा होता है यहाँ से और कह रहा होता है कि आप कैसी है, मैं और आपके साथ काम करके तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपने जो पिछला प्रोजेक्ट किया था वो तो बहुत ही फाड़ू था और अब आपके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। पर यहीं पर वो बंदा डिस्टर्ब करता है और कहता है कि देखिए सर आप ना कोई भी काम होगा आपको तो आपको डेजी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब यान उसकी पोजीशन पर नहीं है। ये सुन के तो बहुत शौक हो जाता है ये मिस्टर वैंग जो कि होता है इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर। ये कहता है कि एक मिनट मैं क्यों करूँगा भला डेजी से बात। यहाँ पर ये बंदर और डैड समझाने लग जाते हैं क्योंकि डेजी जो है वो चेयरमैन की बेटी है यानी कि इस बुढ़े की बेटी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो आपको ना इसके साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ना मिस्टर वैंग जो होता है पूरी तरीके से मना करता है और कहता है कि नहीं, अगर आप लोगों को ऐसा ही है, ऐसा करना ही है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ और मैं डेजी को अपनी कंपनी लेकर जा रहा हूँ। पर यहाँ पे ये लोग उन्हें रोकते हैं और यहाँ पे डेजी कहने लग जाती है कि सर ऐसे तो ये लोग मुझे समझे नहीं पर आप मुझे समझ रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये लोग यहाँ पे ना मिस्टर वैंग को समझाने लग जाते हैं कि सर आप इनकी बेटी के साथ काम करके तो देखिए, इनकी बेटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो यहाँ पे मिस्टर वैंग कहते हैं हे भगवान कैसा काम है तुम लोगों का, पहले तो तुम लोग ने यान को था इस पोजीशन पे, अब बीच में प्रोजेक्ट के मैनेजर को चेंज करके तुम किसी और को रख रहे हो, ये तो गलत बात है, ऐसे तो मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता, मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ। और फिर डेजी को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है पर ये लोग इन्हें जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। और यहाँ पे ये बुढ़ा कहने लग जाता है कि देखो तुम हमारी फैमिली हो तो यहाँ पे डेजी का भी तो हक है ना पूरा। यहाँ पे कहती है कि ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, डेजी का भी हक है मैं मानती हूँ, लेकिन डेजी को बोलो मेरे सामने माफ़ी मांगने के लिए तो मैं इस कंपनी में रुक जाऊँगी। तो यहाँ पे डैड जो होता है ना डेजी से कह रहे होते हैं नील डाउन होकर माफ़ी मांगो, पर यहाँ पे तुम्हें लगता है राजी नहीं, ये
यहाँ पे ना पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और कहती है मैं भला इससे माफ़ी क्यों मांगूँ, बल्कि जबकि मेरी गलती है भी नहीं और मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। मिस्टर वैंग यहाँ पर कहने लग जाते हैं लगता है आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगी, तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। पर डैड ना ज़बरदस्ती नीचे बैठा देते हैं इस डेज़ी को और माफ़ी मंगवा रहे होते हैं। और डैड कहता है कि देखो इसने तुमसे माफ़ी मांग ली ना। फिर डेज़ी यहाँ से फुर से भाग जाती है और फिर यान और ये जो मिस्टर वैंग होते हैं बाहर आते हैं कंपनी के और मिस्टर वैंग गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे यान को कुछ समझ नहीं आता। यान सोचती है अरे हम तो आगे की बात करने वाले थे ना, ये कहाँ भाग गए। और इसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्या वो बस इस सिचुएशन के लिए मेरे पास आए थे, मतलब बस मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलवाने के लिए आए थे। तभी विंडो खुलता है और यान ली को देखती है और यान सोचती है कि क्या ली यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर जब ये दोनों कार से घर जा रहे होते हैं यान के दिमाग में ना एक सेकंड के लिए आता है कि क्या ली ने उसकी मदद की है। फिर सोचती है कि नहीं नहीं, ली ने उसकी मदद नहीं की होगी, वो तो उसे सबवे स्टेशन तक भी छोड़ने नहीं आ रहा और जब तक मैं इसे भीख ना मांगू तो मेरी मदद भी नहीं करता। इतना खड़ूस है ये, भला मेरी मदद क्यों ही करेगा। फिर ली पूछता है यान से कि अच्छा बताओ आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। तो यहाँ पे यान बताती है हाँ मेरा दिन वैसे तो स्टार्टिंग में ख़राब गया था बट बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई, तो कह सकते हैं कि हाँ मेरा ओवरऑल दिन पूरा अच्छा गया था। और तुम्हारा दिन कैसा गया आज का। ऐसे ही बातें करते करते एक दूसरे के बारे में ये लोग घर पहुँच जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद यान ना वो बिल्ली के साथ खेल रही होती है और उस बिल्ली से बातें करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी डैडी थे ना, अब देखो तुम्हारे पास एक मम्मा भी आ गई है। वैसे भी तुम्हारी लाइफ में एक मम्मा की कमी थी पर अब मैं आ गई हूँ ना, तब वो कमी भी दूर हो गई। और यहाँ पे यान जो होती है ना बिल्ली को जंक फूड देने की कोशिश कर रही होती है, पर यहीं पे ली एंट्री मारता है और कहता है नहीं नहीं तुम बिल्ली को ये सब मत दो, क्या पता बिल्ली की तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए अच्छा नहीं है ये सब खाना। और यहाँ पे ना ली जो होता है ना वो नाइट ड्रेस में देख के यान को शर्मा रहा होता है, ठीक है, मतलब शर्म से पूरा लाल पीला हो रहा होता है और वो देखता भी नहीं है यान को ठीक से और यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे यान सोच रही होती है हे भगवान कितना शाही इंसान है ये, मेरे को नाइट ड्रेस में देख के क्या इसको शर्म आ रहा था। तो यान सोचती है उसको गर्म दूध देने का, इसलिए वो ली के रूम में पहुंच जाती है। पर वहाँ पे होता है ना खुला वॉशरूम होता है, ठीक है, मतलब ग्लासेस लगी हुई थी आधे से। तो यहाँ पे वो देख रही होती है कि ली जो है नहा रहा है और मैडम जी बिना जाए वहीं पर खड़े होकर ली को देखने लग जाती है अपने मुंह पर हाथ रख के कि अरे यार ये तो नहाते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। और फिर देखती भी और फिर नहीं भी देखती है और ना ली अंदर से देख लेता है कि उसे कोई देख रहा है। जैसे ही बाहर आता है ना चिल्लाने लग जाता है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें कोई भी शर्म नहीं है क्या, और मैंने मना किया था ना मेरे कमरे में आने से, तुम भला मेरे कमरे में क्यों आई हो। यहाँ पे यान समझाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं वो तो मैं तुम्हें गर्म दूध देने के लिए आई थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और जाते जाते मैडम कोई कांड करे ऐसा हो नहीं सकता, जानबूझ के पैंट नहीं सॉरी पर जानबूझ के टॉवल नहीं निकाली है यान ने, वो एक्चुअली जा रही होती है कि उसका पैर पानी से फिसल जाता है और वो गलती से टॉवल पकड़ लेती है जिस वजह से टॉवल खुल जाता है। पर जल्दी से मुंह ढकने लग जाती है, उसी टॉवल से ना यान अपना मुंह ढकने लग जाती है। तो जल्दी से ली उसका टॉवल छीनते हैं और फिर लपेटने लग जाता है और फिर से यान पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम ये सब ना जानबूझ के कर रही हो मेरे करीब आने के लिए। पर यान समझाती है कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी और मैं जा रही हूँ और अब मैं ध्यान से जाऊँगी, ठीक है, मुझे तुम्हारे करीब वरीब नहीं आना है, वो तो गलती से हो गया। पर यहाँ पे ली उसे पकड़ता है, दीवार से लगाता है और फिर उसे किस करने लग जाता है और यान उसे दूर करती है, मतलब पहले तो उसे किस करती है फिर उसे दूर करती है। और यहाँ पे ली कहता है देखा तुमने मुझे वापस किस किया, यानी कि तुम मेरे पास आना चाहती हो, मेरे करीब आना चाहती हो, है ना। और यहाँ पे यान सोचती है कि ये कैसा बंदा है, पहले तो खुद किस करता है फिर मुझे कह रहा है। यहाँ पे यान उसे कहती है कि इतना हैंडसम लौंडा अगर मुझे किस करेगा तो क्या मैं उसे किस बैक नहीं करूंगी, और पहली बात तुमने मुझे जानबूझकर किस किया है और अब मुझे ही फंसा रहे हो, ये कैसी हरकत है। तो यहाँ पे फिर यान कहती है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ऐसा बोल के वहाँ से वो चुपचाप से निकल लेती है। और वो जब बाहर आती है तो वहाँ पे देखती है कि जो बिल्ली होती है ना वो ही स्नैक्स के पास बैठी होती है। तो यहाँ पे डर जाती है यान और सोच रही होती है कि क्या इसने कहीं वो स्नैक्स खा तो नहीं लिए, इसलिए जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और उसे देखने लग जाती है ठीक तो है ना, और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना सब मत खाने, तुमने क्या खा लिया। और यहीं पे ली भी आ जाता है और अपनी फू जो बिल्ली होती है उसको देखने लग जाता है कि वो चुपचाप से बैठी हुई है, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही, इसलिए वो जल्दी से बिल्ली को उठाता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसे स्नैक्स मत खिलाना, देखो इसकी तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी वजह से, तो अब तुम इस घर पे नहीं रह सकते हो, तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी बिल्ली को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भागता है और पीछे पीछे यान भी भागती है और कहती है कि रुको मैं भी आती हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे भी इसकी बहुत फिक्र है, चलो हम दोनों मिलकर इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यहाँ पे ली कहता है कि मेरी गलती है जो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया, मुझे तो तुम्हारे साथ कोई रूम भी नहीं शेयर करना और ना ही मुझे तुम्हारे साथ ये घर शेयर करना है, तुम्हारी वजह से अगर मेरी फू को कुछ हो गया तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना इस घर में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है मेरी फू को। और वो वहाँ से चला जाता है गाड़ी, और बेचारी यान हमारी जिसका एक भी घर था नहीं उसको इस घर से भी निकाल दिया जा रहा होता है, तो यहाँ से जाने लग जाती है। मुझे नहीं समझ आता कि इसके पास दिमाग है कि नहीं, अपना सामान तो लेकर जा, बिना सामान लिए जा रही है। तो यहाँ पे ली जैसे हॉस्पिटल पहुँचता है ना तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आपकी बिल्ली का तो कुछ नहीं हुआ, वो बस 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे ली सोचता है कि लेकिन वो तो स्नैक्स के पास बैठी हुई थी और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो समझाने लग जाता है हाँ अक्सर ऐसा होता है कि मालिक को लगता है कि उनकी बिल्ली को कुछ हो गया, फिर उनका पेट खराब हो गया, पर आपकी बिल्ली ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ली कहता है कि मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता चलेगा, आपने शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। फिर ली याद करता है कि
कि कैसे उसने हमारी प्यारी यान को डांट दिया था और उसे कहा था घर से निकल जाए, और यान ने समझाने की भी कोशिश की थी, उसने नहीं किया। और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बिल्ली को सिर्फ चेकअप की ज़रूरत है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ना ली याद करने लग जाता है कि कितनी बुरी तरीके से उसने हमारी प्यारी यान को डांट दिया होता है, और यान बेचारी को यान बेचारी की बातें भी उसने नहीं सुनी होती कि यान क्या करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो घर आ जाता है और अपनी बिल्ली को भी घर लेकर आता है, और फिर सोच रहा होता है कि मैं यान से माफ़ी मांग लूँगा, उसको मैंने डांट दिया था ना, इसलिए वो यान को यान से माफ़ी मांगने के लिए वो यान को बुलाने लग जाता है। पर यान तो घर पे होती नहीं है क्योंकि वो घर से जा चुकी होती है। और यहाँ पे ली सोच रहा होता है वो कहाँ चली गई। उसके बाद वो सोचता है कि कहीं वो सच में घर छोड़ के तो नहीं चली गई। उसके बाद ही ली को आता है असिस्टेंट का कॉल, जो कि उसको बता रहा होता है कि आपने जिस पेंडेंट वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था ना, हमें वो मिल चुकी है। तो यहाँ पे ली कहता है कि क्या सच में? तो यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है वो कहता है हाँ सच में मिल चुकी है, और वो आप ही की वाइफ है। ये सुन के तो ली को बहुत बड़ा झटका लगता है, और यहाँ पे असिस्टेंट बताता है हाँ मैंने कंफर्म किया, एक सर्वेंट ने भी कंफर्म किया कि वो ही है, वही पेंडेंट वाली लड़की है आपकी वाइफ यान। और यहाँ पे बेचारा ली परेशान हो जाता है क्योंकि यान तो घर पे थी नहीं, क्योंकि वो घर से जा चुकी थी। इस वजह से वो जल्दी से सेक्रेटरी को कहता है कि ठीक है यान को जल्दी से ढूंढो। और दूसरी तरफ हमें यान को दिखाया जाता है जो कि होटल में गई होती है और एक रूम बुक कर रही होती है, पर उसका कार्ड जो है वो डिक्लाइन हो रहा होता है। और यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना, वो कहने लग जाती है हमारी यान से कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की औकात यहाँ पे होती नहीं है रहने की, और फालतू में यहाँ पे तुम रहने आ जाते हो। यहाँ पे यान कहती है कि देखो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से कार्ड नहीं चल रहा होगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं किसी से कहकर इसमें पैसे डलवाती हूँ और ये काम करने लग जाएगा। पर ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों की जगह बाहर है ना कि इस होटल में। तो यहाँ पे यान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से तुम ऐसे बात करोगी क्या मेरे से। और यहाँ पे सिक्योरिटी को भी बुला लेती है वो लड़की, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी कहने लग जाता है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यान बताती है कि मैं एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे लड़की हंसने लग जाती है, और यहाँ पे गार्ड बदतमीजी करने की कोशिश करता ही है कि यहाँ पे सेक्रेटरी आके उसे एक जोर का लाफा लगाता है, जिससे कि गार्ड जाके नीचे गिर जाता है। और तभी हमारे ली की एंट्री होती है यहाँ पे, जो कि उसे पता चल गया होता है कि हमारी यान ही वही पेंडेंट वाली लड़की है, तो उसको आके जल्दी से गले लगाने लग जाता है। और यहाँ पे जो यान होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोच रही होती है अरे अचानक से इसे क्या हो गया और इसके तेवर इतनी जल्दी बदल कैसे गए। और यहाँ पे ली पूछ रहा होता है इससे कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी यहाँ पे जो मैनेजर होता है ना वो देख लेता है फू को और आके ना ग्रीट करने लग जाता है कि हाँ सर आप कैसे हैं। और यहाँ पे सेक्रेटरी को और इस रिसेप्शनिस्ट को निकालने के लिए बोल देता है फू। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ना वो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही होती है, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होती है और ये जो मैनेजर होता है ना, इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। तो इसी दम पे ये जो लड़की होती है कहने लग जाती है कि बेबी देखो ना ये लोग आके मुझे परेशान कर रहे हैं, और तुम मतलब ये लड़की सोचती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है ये तो मुझे कैसे ही निकाल सकता है, और इसलिए कह रही थी कि ये लोग बड़े बदतमीज़ है, तुम्हें इन लोगों को अभी इस जगह से निकाल देना चाहिए। यहाँ पे मैनेजर का दिमाग खराब होता है, उसको एक चाटा जड़ देता है, और यहाँ पे लड़की को भी समझ आ जाता है कि हे भगवान मैंने किनसे पंगा ले लिया है। और फिर ना वो माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था ये लोग कौन है और तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और फिर ये लड़का बता देता है मतलब मैनेजर कि ये लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं और इन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में। तो यहाँ पे ये लड़की के भी तेवर बदल जाते थे रिसेप्शनिस्ट के, और यहाँ पे ना माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ली पूछता है कि यान से कि क्या करे इन लोगों का। तो यान कहते हैं इन्हें निकलवा दो, क्योंकि आज इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी किया, कल किसी और के साथ बदतमीज़ी करेंगे, ऐसे लोगों को इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उस लड़की को और उस गार्ड को ना यहाँ से निकलवा देते हैं। तो यान सोच रही होती है मेरे लिए ये इतना क्यों कर रहा है और इसे क्या हो गया, ये तो मुझे घर से निकल जाने के लिए कह रहा था पर अचानक से मेरे पास आ रहा है। और फिर ना पूछने लग जाता है कि ये पेंडेंट क्या तुम्हारा है। यहाँ पे यान झूठ कहने लग जाती है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है ना तुम्हें, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता था, मैंने ये बाजार में खरीदा था और ये असली नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा नहीं हो जाता मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये इसका नहीं है और ये किसी और का, और वो बाहर चले जाने लगता है। और पीछे पीछे हमारी यान भी जाती है, क्योंकि उसके पास एक थोटी कौड़ी तो होती नहीं है, तो बिना ली के वो इस दुनिया में जी नहीं पाएगी। इसीलिए वो जानबूझ के हमारे ली के पास जाती है और ली को पकड़ के ना किस करने लग जाती है। और यहाँ पे ली को कुछ समझ नहीं आता, वो स्टैचू की तरह खड़ा होता है और उसे सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और लेकिन यहाँ पे पता होता है हमारी यान को कि चल क्या रहा है, क्योंकि उसको रिलाई करना पड़ेगा, मतलब उसको चाहिए ना किसी के ऊपर, तो उसे निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हूँ ली को, ताकि वो मुझे घर से ना निकाले। और उसका प्लान काम भी कर रहा होता है, क्योंकि शर्मा के ना हमारा ली चला गया होता है गाड़ी में बैठने और कहता है चलो घर चलते हैं, ऐसा बोल के वो मुंह भी नहीं मतलब आंख भी नहीं मिला रहा होता। और यहाँ पे यान भी सोचते कि चलो प्लान काम कर रहा है, मतलब यान के इरादे बुरे नहीं होते। और फिर यहाँ पे ली बताता है कि जो मेरी फू है ना वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी और उसका पेट खराब नहीं था। तो यहाँ पे यान कहती है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि तुम अब ग्रैंडपा बनने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे ली कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। तो यहाँ पे यान कहती है कि मैं मॉम हूँ और तुम डैड हो, तो अगर वो हमारा बेटी है तो फिर
उसकी अगर बेटी हो गई तो वो तो हमारे पोते पोती हुए ना। तो यहाँ पे जो हमारा ली है वो ना हंसने लग जाता है, पर वो सोचता है कि नहीं मुझे हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों घर पे होते हैं और वो बिल्ली के लिए खाना बना रहे होते हैं। और यहाँ पे ना जो हमारी यान होती है वो कहती है कि ठीक है तुम काटो ये मांस का टुकड़ा। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं मैं नहीं काटूंगा, तुम ही काट दो। तो यहाँ पे यान कहती है क्यों तुम्हें नहीं आता है क्या? तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। ऐसा बोल के ना वो काटने लग जाता है और बहुत ही बड़ा सा मांस का टुकड़ा ना फिर काटने लग जाता है। तो यहाँ पे उसे ना मना करते हैं यान कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। तो यहाँ पे ली कहता है कि मुझे आता है तुम बस देखो, बोल के बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मांस का टुकड़ा काट देता है और कहता है कि ये लो ये खिला देना। तो यहाँ पे यान कहते हैं ये अगर वो खाएगी ना उसके गले में अटक जाएगा, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ऐसा बोल के ना वो पतले पतले ना छोटे छोटे काटने लग जाती है और उसे कहती है देखो अगर तुम बहुत बड़े काटोगे तो उसके गले में फंस सकता है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे काटना अगले बार। उसके बाद यान अपनी कंपनी पे आती है और उसे पता चलता है कि डेजी ने उसके प्रोजेक्ट पे बहुत सारे चेंजेस किए, वो भी उससे बिना पूछे और बिना बताए। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डेजी को समझाने लग जाती है कि तुम मेरे से बिना पूछे मेरे ही प्रोजेक्ट को चेंज कैसे कर सकती हो। यहाँ पे डेजी जो होती है कहने लग जाती है कि देखो ये कंपनी मेरे पापा के अंडर आती है और यहाँ पे ये मेरी पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें बताने की या फिर तुमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे यान समझाने की कोशिश करती है देखो तुमने जो किया है ना उस वजह से प्रॉफिट के बदले लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंटी आ जाती है और आंटी सपोर्ट करने लग जाती है अपनी बकवास बेटी को और कहने लग जाती है देखो डेजी ने डिसाइड किया और मैंने और तुम्हारे पापा ने भी इस चीज़ के लिए हाँ कह दिया, तो तुम यहाँ पे इसे कुछ मत बोलो क्योंकि हमें पता है कि हमारी बेटी क्या करती है। और यहाँ पे डेजी कहने लग जाती है कि मॉम आपको नहीं लगता कि यहाँ पे यान बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठी रहती है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा काम दे देना चाहिए। और वैसे भी कंपनी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि इसे काम कर लेना चाहिए थोड़ा सा और हमारी कंपनी को थोड़ा सा साफ रखना चाहिए। और हमारी यान को पता होता है कि वो कितना भी मना कर ले ये लोग ना बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, तो इसलिए यान सोचते कि क्यों ही इनके मुँह लगना है, मैं चुपचाप से काम कर लेती हूँ, कौन सा क्लीनर की काम छोटी या बड़ी होती है, मैं कर लूँगी। ऐसा बोल के वो कपड़े चेंज करके ना साफ सफाई करने लग जाती है ऐसे स्टाफ की तरह। पर इस डेजी चुड़ैल को कहाँ यहाँ पे शांति मिलने वाली थी, वो जानबूझकर यहाँ पे भी टपक पड़ती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि यान ने उसे पोछे से मारने की कोशिश की है। और यहाँ पे मॉम के पास तो उल्टा दिमाग होता भी नहीं है, वो यहाँ पे यान के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम कब सुधरोगी, तुम्हारी हरकतें कब बंद करोगी। तो यहाँ पे यान भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे पोछा लगाने के लिए बोला, साफ सफाई करने बोली, मैं चुपचाप से यहाँ पे साफ सफाई करने आ गई, आपको अभी भी चैन नहीं मिला कि आप अभी भी मुझे ही डांट रही हो। यान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम है पर वो कैसा ट्रीट कर रही है। तो यहाँ पे यान पूछने लग जाती है कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ये क्या आपकी ही बेटी है, मैंने तो इस कंपनी को खड़ी करने के लिए कितनी मेहनत करी है, पर आपकी बात मान के मैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए रेडी हो गई, पर आपको ये भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे जो मॉम होती है कहने लग जाती है मजबूरन तुम मेरी बेटी हो, वरना तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना भी नहीं चाहती थी, पर मजबूरन क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सही समय पर हमारा लिया जाता है और हाथ पकड़ लेता है मॉम का, और मॉम को तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये डेजी और मॉम दोनों ही मिलकर ना यहाँ पे बेइज्जती करने लग जाते हैं हमारे ली की और कहने लग जाते हैं कि देखो इसकी औकात क्या है हमारे सामने और ये आ रहा है इस यान को प्रोटेक्ट करने के लिए। ली कहने लग जाता है कि देखो तुम ना बिल्कुल भी सही बिहेव नहीं कर रहे हो, ऐसे तुम्हें किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉम बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लग जाती है और साथ साथ वो लड़की जो डेजी होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पे यान कहती है खबरदार मेरे पति के बारे में अगर तुमने कुछ भी गलत कहा। तो यहाँ पे मॉम और ये लड़की डेजी कहते हैं कि क्या कल ही तो तुम इस इंसान से मिली थी और आज ये तुम्हारा पति बन गया, देखो मॉम इसके तो स्टैंडर्ड्स कितने ज़्यादा लो है, ऐसा डेजी कह रही होती है। पर यान कहती है कि खबरदार अगर मेरे पति के बारे में कुछ कहा ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे मॉम कहती है अच्छा देखते हैं कि तुम क्या कर लेती हो, कल ही मिली थी तुम इससे और आज ये तुम्हारा पति बन गया, मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने लो है, तुम हमारी फैमिली में रहने के लायक भी नहीं हो। फिर हमारे ली को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो क्या करता है ना अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाता है और कहने लग जाता है असिस्टेंट से कि अभी इस कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो। और यहाँ पे ये बात सुन के ना मॉम और ये जो डेजी होते हैं हंसने लग जाते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे तो मैं भी नाटक कर सकती हूँ, मैं प्रेसिडेंट को कॉल लगाऊंगी और कहूँगी कि अभी इस ली को मरवा दो, तुम्हारे जैसा नाटक करने वाला आदमी को मैंने आज तक नहीं देखा, तुम कितने फालतू आदमी हो। और यहाँ पे ना डेजी धक्का दे देती है और कहती है कि खबरदार मेरे पति के आसपास भी तुम आई तो। और यहाँ पे ना ली को महसूस होता है कि जो हमारी प्यारी यान उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी इन दोनों चुड़ैलों से, मुझे तो मन कर रहा है इन दोनों चुड़ैलों को एक चाटा लगा के दो, ऊपर क्या कर सकते हैं यार। तभी हमारे ली को ना पुराना बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पे यान ने उसी तरह से प्रोटेक्ट किया था। और पर फिर ली को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वो लड़की है ही नहीं। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और इन सिक्योरिटी वालों को बुलाया होता है इसी आंटी ने और बेटे ने। और यहाँ पे अंकल आ जाते हैं और अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जोर का थपड़ा लगा देते हैं किसको, डेजी को, क्योंकि ना डेजी ने ही बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की थी मिस्टर ली के साथ, यानी कि हमारे यान के पति के साथ। इसलिए अंकल उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उनके साथ ऐसे बातें करने की, तुम्हें पता भी है कि तुम किनसे पंगा ले रही हो, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी जो है डूबने वाली है और सारे लोग इन्वेस्टर लोग ना अपना पैसा निकालना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मॉम कहने लग जाती है कि इन दोनों की काली जुबान की वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पे अंकल जो होते हैं फिर अपनी ही बीवी को एक थप्पड़ लगाते हैं
और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, तुम लोगों की वजह से ही हमारी कंपनी जो है अभी खतरे में है। और ऐसा बोल के ना घुटनों पे बैठ जाते हैं और फिर ना ली से कहने लग जाते कि प्लीज़ आप ऐसा हमारे साथ मत कीजिए, हमारी कंपनी जो है बर्बाद हो जाएगी, आप थोड़ी बात हमारी समझिए प्लीज़, आप हम गरीबों पे थोड़ा सा रहम दिखाइए प्लीज़। और यहाँ पे आंटी और मॉम को ना समझ आ जाता है कि ये मिस्टर ली है, तो ये लोग सोचते हैं कि मिस्टर ली ये तो सबसे रिचेस्ट आदमी है और ये हमारी यान के साथ कर क्या रहा है। तो यहाँ पे जो ली होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर आप अब मेरी वाइफ को कंपनी दे देंगे तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो अंकल होते कहते हैं कि ठीक है, ये कंपनी तो मेरी बेटी की है, मैं कसम देता हूँ कि ये कंपनी इसी की है। यहाँ पे फिर आंटी कहने लग जाती है अगर तुम सब कुछ यान को दे दोगे तो हमारी डेजी का क्या होगा। और यहाँ पे ली कहता है कि लगता है कि आपकी वाइफ को कोई शर्म नहीं है। तो अंकल फिर से अपनी वाइफ को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो, ये भी तो हमारी बेटी है और मैंने इतनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ी किया, मैं इस कंपनी को से डूबता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ऐसा बोल के ना हमारी प्यारी यान के पास जाता है और उसे मनाने लग जाता है कि बेटी देखो, तुमको तो पता है कि कितनी मेहनत से हमने ये कंपनी बनाई, तुम क्या इस कंपनी को डूबते हुए देखना चाहती हो क्या? तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी सी भी नहीं पड़ी है? इस कंपनी को मत डुबाओ, इस कंपनी को डूबने से बचा लो। पर यहाँ पे यान कहती है कि मेरे लिए आप लोग तो कोई मायने रखते ना, और मैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि आपने तो सब कुछ दिया था डेजी को, और मैं तो बस इस कंपनी में इसलिए थी क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था, वरना तो मैं इस कंपनी को छोड़कर जाने ही वाली थी और आप लोगों को भी। तो यहाँ पे अंकल फिर से थप्पड़ लगा देते हैं आंटी को क्योंकि बकवास किए जा रही होती है और यहाँ पे ना वो पागलों की तरह भाग जाती है यहाँ से गुस्से में। और ली सोच रहा होता है कैसी पागल फैमिली है और सोचने लग जाता है कि क्या यान ठीक तो है ना। और यहाँ पे ये लोग झगड़ ही रहे होते हैं और फिर हमारे ली और यान ना घर जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो 3 बंदर होते हैं वो अपने में ही लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे लोग जब घर जा रहे होते हैं तो ना यान बीच में पूछ लेती है कि तुम्हारे एक फ़ोन करने से ऐसा कैसे हो गया कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो यहाँ पे ना ली बात को घुमा देता है और फिर उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें कहीं शॉपिंग के लिए जाना क्या। तो यहाँ पे यान कहती है हाँ मुझे शॉपिंग के लिए तो जाना है, ठीक है मैं जाती हूँ, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। और यहाँ पे सेक्रेटरी फिर पूछने लग जाता है ली से कि क्या आपको सच में बैंकरप्ट नहीं करवाना उनकी कंपनी। तो यहाँ पे ली कहता है कि नहीं, मुझे बस उनको सबक सिखाना है क्योंकि हमारी यान प्यारी यान पक्का उन लोगों से अभी भी थोड़ा सा अटैच्ड होगी ना, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि हमारी यान को थोड़ा दर्द हो। उसके बाद हम यान को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल में होती है और यहाँ पे ना चीज़ों को खरीद रही होती है जो चाहिए होता है। तभी यहाँ पे ये जो लंगूर होता है प्रकट हो जाता है, मतलब वही उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड जिसने कि उसी की बहन के साथ यहाँ पे धोखा दिया होता है, मतलब डेजी के साथ धोखा दिया होता है यान को। और वो कह रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। पहली बात, तुम उस आदमी के साथ कर क्या रही हो और तुमने अपनी फैमिली को धोखा दिया और अपनी कंपनी को भी धोखा दिया और तुमने मुझे भी धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। यहाँ पे इस गवार को नहीं पता कि इसने धोखा दिया इसकी बहन के साथ। यहाँ पे यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहने लग जाती है कि बहने धोखा दिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरी कंपनी छीनी, तुमने मेरी बहन के साथ सब कुछ किया और अब तुम मुझे कह रहे हो। उसके बाद एक चटा जोर से लगा देती है और कहती है कि आइंदा तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी वजह से तो मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरा दिन खराब हो जाता है, मेरी आंखों के सामने आइंदा अगर तुम आए ना तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। पर मुझे नहीं लगता इस लंगूर के दिमाग में ये बात गई होगी। उसके बाद यान वहाँ से चली जाती है और ये लंगूर चिल्लाता रह जाता है। यहाँ पे ली घर के अंदर एंट्री मारता है तो उसे ना प्यारा सा केक दिखता है वो टेबल पे, तो उसे लगता है कि वो केक उसके लिए रखा हुआ है, इसलिए वो ना उस केक से खाने लग जाता है और वो खाता है और कहता है अरे वाह, ये तो फॉरेन डेजर्ट से भी ज़्यादा टेस्टी है। और ना फिर तारीफ़ करने लग जाता है उस चीज़ की और सोचता है कि ऐसा केक तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। उसके बाद वहीं पे ना यान आ जाती है और देखती है कि उसने उस केक को खा लिया। बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और डर जाती है कि अगर उसने बता दिया कि ये कैट के लिए था तो वो तो उसे मार ही डालेगा, इसलिए उसे कुछ नहीं कहती और कहती है हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए तो बनाया था, अच्छा लगा ना तुम्हें, और मैं अगली बार तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगी। तो यहाँ पे ली कहता है कि ठीक है बना देना। और तभी ली की नज़र है ना उस रेसिपी बुक पे जाती है और वो देख लेता है उस रेसिपी बुक को। तो यहाँ पे वो बुक को उठा ही रहा होता है कि यान उसको छीनने की कोशिश करती है। इस वजह से ना ली को लगता है कि इस रेसिपी बुक में है क्या, और जैसे वो देखता है उसे पता चल जाता है कि वो केक जो था वो बिल्ली के लिए था, यानी कि उस फू के लिए, उसके लिए नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये कहता है कि ये तुमने क्या खिला दिया मुझे, मैं तुम्हें क्या बिल्ली दिख रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। पर यान उसे समझाती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें खाने नहीं बोला, तुम खुद ही खा के खुद ही तारीफ़ कर रहे थे, इसमें मैं क्या करती बताओ, और जो कैट लोगों का खाना वो तो हेल्दी होता है तो तुम खा लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो ली होता है कहता है कि ठीक है तुम भी खा लो। तो यहाँ पे यान कहती है लेकिन मैं तो इंसानों का खाना खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे जो यान हमारी सोचती है कि लड़कों के नखरे तो लड़कियों से भी ज़्यादा होते हैं, और ये सच भी है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है हमारा जो ली होता है और वो बेड पे बैठ के मैगजीन पढ़ रहा होता है। यहाँ पे यान सोचती है वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उससे जाके मैं क्या ही बात करूँ, इसलिए वो अपना काम करने लग जाती है। तो यहाँ पे ली आता है और पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे यान उसे बताती है कि मैं कुछ काम सीख रही हूँ। तो यहाँ पे वो पूछते कि अच्छा तुम कौन सा काम सीख रही हो। यहाँ पे बोलती है यान हाँ मुझे बहुत सारे काम सीखने की ज़रूरत है क्योंकि अब तो मैं उस कंपनी में काम नहीं करती हूँ, तो मुझे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ली कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे यान कहती है नहीं, यहाँ पे ली को हमारी प्यारी यान पे थोड़ा दया आने लग जाता है क्योंकि यार उसकी खुद की फैमिली है और उसकी खुद की फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती है, पर उसे ऐसा रखती है जैसे कि वो अनाथ हो। और यहाँ पे यान को ना फ्री में बैठकर खाना नहीं होता, इसलिए वो कुछ काम ढूंढ ही रही होती है, मतलब क्या बिजनेस करे सोच रही होती है। तो यहाँ पे हमारा प्यारा ली कहता है कि मैं ना तुम्हें एक काम दिला सकता हूँ, मेरे पास एक
पे प्रोजेक्ट है तो तुम उस पर काम करना। यहाँ पे ना यान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे किस करती है और यहाँ पे तो हमारे ली की धड़कन, दिल की धड़कन पूरी रॉकेट की स्पीड से दौड़ने लग जाती है। उसके बाद ली अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिस कंपनी में ना यान काम करने वाली थी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और अपने दोस्त को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मतलब मेरी वाइफ का प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे दिन यान जो होती है गाड़ी में बैठती है और अपने कंपनी में काम करने के लिए चली जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप उसकी ज़्यादा मदद कर रहे हो। तो यहाँ पे ली कहता है मैं भले ही उसकी मदद कर रहा हूँ पर वो भी डिजर्विंग है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, वो अपने दम पे ही सब कुछ हासिल करना चाहती है। और यहाँ पे कंपनी में आने के बाद यान अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने लग जाती है और सबको उसके प्रोजेक्ट्स है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। पर यहाँ पे एक लड़की होती है, ठीक है, इसका नाम चुड़ैल, मैं क्या ही बोलूँ, इसका नाम चुड़ैल रख देते हैं। तो ये चुड़ैल जो थी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ना, डिसएग्री कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकाल रही होती है हमारे यान के उस ड्राइंग पे, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कहती है कि इस पे कुछ तो गड़बड़ है ही। तो यहाँ पे ये बॉस ने तो हाँ करने के लिए कहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर, पर अभी अगर हाँ कर देगा तो सबको शक हो जाएगा ना, इस वजह से जो यहाँ पे मैनेजर होता है वो सोचता है कि अभी तो हाँ नहीं कर सकता, नहीं तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए वो कहता है कि ठीक है आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आइएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे यान भी उस प्रोजेक्ट के लिए काम करने लग जाती है और सोचती है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे ली भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा होता है कि वाह मेरी वाइफ कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा मेहनती है। और यहाँ पे यान जो होती है अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता रही होती है, सब कुछ समझा रही होती है ली को, और ली को बस यान दिख रही होती है, उसकी बातें कुछ सुन नहीं रहा होता है वो। और उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जहाँ पे यान अपना प्रोजेक्ट दिखाने लग जाती है सबको, और यहाँ पे सब लोग उसके प्रोजेक्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। पर वो चुड़ैल लड़की जो होती है पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ चुल होती है, तो ये वो ना वहाँ पे मान नहीं रही होती है। पर यहाँ पे सब लोग क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है मान जाती है और सबको पसंद आता है, तो मैनेजर कह देता है कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि सबको प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इस लड़की का पोपट हो जाता है यहाँ पे, मतलब पता नहीं हर कंपनी में से जेलस लड़कियाँ क्यों होती है। उसके बाद यहाँ पे ना हमारी यान पहुँच जाती है बिल्डिंग पे, मतलब यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको दिखाने के लिए, और यहाँ पे ये चुड़ैल और उसका वो जो बॉयफ्रेंड मतलब जो लंगूर होता है वो भी होते हैं, और यहाँ पे ये दोनों इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम कहाँ से आई हो यहाँ पे और तुम्हें क्या काम है यहाँ पे। यहाँ पे यान कहती है मैं तो अपना प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, पर तुम यहाँ पर क्यों आ गई और तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। तो यहाँ पे डेजी कहते हैं कि मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाने आई हूँ। तो यान पूछती है क्या तुमने खुद से बनाया वो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डेजी कहती है हाँ मैंने वो खुद से बनाया। तो यहाँ पे यान को यकीन नहीं हो रहा होता है कि डेजी ने बनाया, क्योंकि डेजी को कुछ भी नहीं आता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे यान सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने खुद से बनाया। फिर सोचती है कि मैं अपना मूड क्यों खराब करूँ, चलो अपना बिडिंग पे का फोकस करते हैं। मतलब समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे इस डेजी को कुछ आता नहीं है पर फिर भी वो बिडिंग में पहुंच गई, मतलब दाल में जरूर ना कुछ तो काला है। यहाँ पे डेजी अपने आदमी से पूछती है कि सारा सेटअप तुमने ठीक कर दिया ना, सब कुछ तो प्लान के मुताबिक चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो लड़का होता है उसका टीम में वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो जाके अपना प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट होती है। तो यहाँ पे डेजी मतलब जैसे ही हमारी यान देखती है डेजी का जो प्रेजेंटेशन है वो तो उसका होता है और उसका सारा डिज़ाइन भी उसी का होता है। और यहाँ पे जैसे वो खड़ी होती है ना लोगों से कहने लग जाता है कि नीचे बैठो हमें कुछ दिख नहीं रहा, और सारे लोग बात करते हैं कि वाह कितना अच्छा है इसका प्रोजेक्ट। पर डेजी यहाँ पे एक चीज़ गलत बताती है। तो यहाँ पे ना हमारी यान उसे कहने लग जाती है ये चीज़ तुमने गलत बताई है और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे डेजी कहती है मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे कैसे नहीं पता होगा। तो यान कहती है वो मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे उस बारे में सब कुछ पता है, तुमने ये प्रोजेक्ट मेरे से चुराया हुआ है। और यहाँ पे ना यान दिखाने लग जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट, और फिर जैसे लैपटॉप खोल के दिखाने वाली होती है उसके लैपटॉप में ना वो फाइल खाली होती है, मतलब किसी ने तो वो डिलीट कर दी थी इसके फ़ोन से और डेजी को दे दी थी। और यहाँ पे डेजी अच्छा बनने का नाटक करती है और कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे से नफरत करती हो, पर मुझे नहीं पता तुम इतनी गंदी हरकत करोगी कि मेरा प्रोजेक्ट को ही अपना प्रोजेक्ट बताने लग जाओगी। तो यहाँ पे जो यान की कंपनी वाले होते हैं ना वो उसे कहने लग जाते हैं कि क्या ये सच है और क्या तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। और यहाँ पे यान से वो लोग पूछने लग जाते हैं, पर यान के पास तो कोई प्रूफ होता नहीं है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और दूसरी तरफ ये जो लंगूर होता है वो ना बेइज्जती करने लग जाता है यान की और कहता है कि तुम अपनी ही बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो यहाँ पे ये लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम जानबूझ के हमारी कंपनी में आई थी ना ताकि तुम अपनी ही बहन की कंपनी को जितवा सको और हमारी कंपनी को डुबा सको, है ना, हमें तो पहले से ही पता होना चाहिए था ये सब। पर ये सब सच नहीं होता है और यान को ये लोग बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं इस चीज़ के लिए, और बेचारी यान कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता और बिना सबूत के बात करेगी तो लोगों को लगेगा कि वो झूठ बोल रही है। फिर क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा होने लग जाता है तो यहाँ पे ना इवेंट मैनेजर जो होता है वो यहाँ पे आने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आप सब झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो लोग बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे जो यान का प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में डेजी का प्रोजेक्ट था और यहाँ पे यान कह रही है कि वो उसका प्रोजेक्ट है, मतलब सब लोग डेजी के साइड पे हो गए थे। और मैनेजर सिक्योरिटी को बुला के ना यान को बाहर निकलवा देता है क्योंकि ये सब नाटक कर रही होती है बोल के। और यहाँ पे बेचारी हमारी जो यान होती है ना वो बाहर बैठी होती है स्नो में। मुझे नहीं समझ आता इसको स्नो में बैठने की क्या जरूरत है, बस फोन है ना उसको कॉल करके बुला अपने पति को, मतलब ना क्या ही बोलो, छोड़ो गाइस टॉपिक से बाहर नहीं जाते। तो यहाँ पे जो इसकी जो बहन होती है डेजी वो बताने लग जाती है कि मुझे तो तुम पे बहुत ज़्यादा अफसोस है,
पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, तुमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पे यान कहती है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट क्यों चुराया। तो यहाँ पे डेजी कहने लग जाती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराया। पता है तुम्हें कैसे चुराया? एक्चुअली में तुम्हारी कंपनी में ना मेरे डैड का एक आदमी काम करता है, तो उसी ने तुम्हारे लैपटॉप से मुझे वो प्रोजेक्ट भेज दिया था और मुझे इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था, तो मैंने ये सब प्लान करके रखा था और तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। और यान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए और उसके पास वही एक होप थी, पर उसको भी इसकी डेजी ने ख़राब कर दिया। इसलिए धक्का देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे से आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो सब कुछ मिल गया ना, फिर भी तुम मेरे से क्यों ये सब छीनना चाहती हो? तभी यहाँ पे ये लंगूर प्रकट हो जाता है और हमारे यान को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम कैसी बहन हो, तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने उसी का प्रोजेक्ट चुराया। और यहाँ पे यान कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। फिर ये जो डेजी होती है कहने लग जाती है तुम्हें मेरे पे नहीं, तुम्हें ना यान पे फोकस करना चाहिए। देखो वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हुई क्योंकि आज वो डील हार गई ना, उसे उसका प्रोजेक्ट के लिए, उसको तो प्रोजेक्ट था ही नहीं और उससे वो हार गई, तो उसे पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो लंगूर होता है कहने लग जाता है कि नहीं डेजी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम इसकी जैसी बहन डिजर्व नहीं करती है, तो बिल्कुल ही बेरहम है, तुम्हारे ऊपर इसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। यान यहाँ पे कहती है इसने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है और तुम्हें लगता है कि मैंने इसका प्रोजेक्ट चुराया है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना भड़वा कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि इसने बस तुमसे ये प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, और इससे ना सीखने में टाइम लगेगा। अभी ये न्यू आई है ना यहाँ पे और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी बहन को अपना प्रोजेक्ट भी नहीं दे सकती हो। मतलब इसका दिमाग पक्का इसके घुटने में होगा इस लड़के का। और इसकी हिम्मत तो देखो, हमारी यान को चाटा भी लगा देता है और कह रहा होता है कि तुम जैसी घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यान वहाँ पे कहती है कि हाँ, तुमने मुझे इसलिए तो छोड़ा ताकि क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे नहीं मिलने वाले मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, बल्कि डेजी को मिलने वाली है। और अगर मुझे प्रॉपर्टी मिल रही होती तो तुम मेरे पास होते। तुम मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पैसे कितने ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने मुझे धोखा देकर इसके साथ चले गए। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुई और मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में थी और मैंने तुम्हारे साथ एक कंपनी खड़ी की जो कि अब मेरी है भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो टीममेट होता है ना, और यहाँ पे हमारे बेचारे यान पहले से परेशान थी कि ये यहाँ पे आ जाता है डेजी का टीममेट और यहाँ पे उल्टा सीधा कहने लग जाता है। और फिर यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चली जाती है पीने के लिए एक बार में। और यहाँ पे एक बंदर, एक इंसान होता है जो कि डेजी के ड्रिंक में ना कुछ नशे की दवाई मिला देता है वेटर से पैसे देकर। और जैसे ही यान ये पीती है वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे जो ली होता है वो यान को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्योंकि यान बेहोश हो चुकी होती है वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो यहाँ पे ली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और यान का लोकेशन दिखा रहा होता है किसी होटल में, तो इसलिए वो सोचता है जल्दी से वो होटल में जाने के लिए। और यहाँ पे ये पागल आदमी ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है हमारी यान के साथ और यान उसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यहाँ पर ली एंट्री मारता है और बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली धुलाई लगाता है इस इंसान की और सोच रहा होता है कि अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। और दूसरी तरफ हमारी यान जो होती है ना बहुत ज़्यादा डर गई होती है, मतलब पैनिक कर रही होती है। तो ली उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और ऐसा बोल के वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। और जैसे ही हॉस्पिटल में आँख खुलती है यान की, वो फिर भी डर रही होती है, पर ली उसे समझा रहा होता है कि मैं हूँ, तुम डरो मत। और यहाँ पे यान उसे बताती कि क्या क्या हुआ, कैसे वो प्रोजेक्ट के लिए उसे फंसा दिया गया और इस वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी आता है और सब कुछ बताने लग जाता है ली को कि क्या क्या सीन हुआ था। और तो यहाँ पे ली को से पता चल जाता है कि यहाँ पे सिर्फ यान का प्रोजेक्ट नहीं छीना गया था बल्कि यहाँ पर उसकी बेइज्जती भी हुई थी। तो उसको रेस्ट करने के लिए बोलकर वो कम थोड़ी देर के लिए बाहर आता है। और यहाँ पे यान को वॉशरूम जाना होता है पर उसको बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा होता है, इसको जा नहीं पा रही होती है। इस वजह से यहाँ पे ली आता है अंदर और देखता है कि यान जाने की कोशिश कर रही है पर वो जा नहीं पाते। तो वो यान कहती है उसे कि मैं खुद से चली जाऊँगी, तुम जाओ। पर यहाँ पे ली कहता है ठीक है जाके दिखाओ, पर ली को पता होता है कि नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे गोदी में उठाता है और लेके जाने लग जाता है वॉशरूम के लिए। और उसे कोई ताना भी नहीं देता कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मतलब कितना केयरिंग है ना यार हमारा। तभी यहाँ पे इसी अंकल को पकड़ के लाया जाता है जो कि हमारी यान की बेइज्जती कर रहा होता है। और यही वो इंसान होता है जिसने यान के लैपटॉप से ना उसका प्रोजेक्ट चुराया होता है और डेजी को भेज दिया होता है। और यान को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना ली से कह देती कि इसको सख्त से सख्त सजा दो क्योंकि इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट भी छिन गया और कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती से आनी पड़ी और मेरी भी रेपुटेशन ख़राब हुई। और यान जैसा चाहती है ली तो वैसा करेगा ही। और दूसरी तरफ ना जो असिस्टेंट होता है, मतलब जो टीममेट होता है डेजी का, वो आके बता रहा होता है कि ऐसे उस इंसान को पकड़ लिया गया है ऐसा वैसा। तो यहाँ पे अंकल बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि जैसे तैसी वो कंपनी बच गई थी, अब पता नहीं उस कंपनी का क्या होगा, हे भगवान। उसके बाद यान जो होती है वो घर पहुँच जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना डिपेंड हो चुकी थी ली पर। वो नहीं चाहती थी ली को वापस से इस चीज़ों में घसीटना, उसने उससे बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी और वो ली का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए यान घर आ जाती है और डेजी को कहने लग जाती है देखो तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर लो कि वो प्रोजेक्ट मेरा था, तो इससे तुम भी सेफ होगी, मैं भी सेफ रहूँगी और तुम्हारा जो कंपनी वो भी बच जाएगा। पर यहाँ पे मॉम और अंकल जो होता है उसी को सुनाने लग जाता है और कहते हैं कि तुम कैसे झूठ कह सकती हो। तो यहाँ पे यान हमारी प्रूफ दिखाने लग जाती है, उस अंकल का वॉइस सुनाने लग जाती है कि देखो मुझे पता है और उन्होंने खुद कन्फेस किया कि उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट लेकर डेजी को भेजा था। पर डेजी कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई और बोल रहा है और
मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं लिया है। यान कहती है कि ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उस इंसान को यहाँ पे बुला लेती हूँ, वो आपके सामने फिर से बोल देगा। तो यहाँ पे जो मॉम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मॉम को। यहाँ पे डेज़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और डेज़ी कह रही होती है कि मॉम आप उसकी बात मत सुनिए, ये झूठ कह रही है। यान कहती है कि मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता था, तुमने उस प्रोजेक्ट के बारे में गलत बोला, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं उस प्रोजेक्ट में आखिर क्या है, किससे वो इंस्पायर होकर बनाया गया है, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पे आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यान का जो फ़ोन होता है उसे छीन लेती है और वो वॉइस को डिलीट कर देती है। अरे वॉइस को डिलीट करने से क्या होगा, वो असली इंसान तो है ना अभी भी। तो यहाँ पे यान कहती है कि आप ये क्या कर रही हो। तो फिर आंटी कहते हैं मैं अपनी बच्ची की रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे यान कहते हैं क्यों, आपको मेरी रेपुटेशन की कोई नहीं पड़ी है क्या मैं आपकी बेटी हूँ? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ ही हमेशा। मुझे आप लोग आखिर आज बता ही दीजिए कि आपकी मैं बेटी हूँ या नहीं। जिस हिसाब से आप लोग मेरी चिंता करते हो मुझे तो समझ आ ही जाता है कि आप लोग मेरे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हो ना, और ना ही आप मुझे अपनी बेटी मानते हो। डैड कहते कि हाँ, हमारे हाथों में होता तो तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं मानते, पर मजबूरन तुम हमारी ही बेटी हो। और यहाँ पे डेज़ी जो होती है बकने लग जाती है कि मॉम डैड, आप लोगों को नहीं लगता इसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है और इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो हमें इसे बिल्कुल एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए जिस वजह से इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बॉडीगार्ड्स लोगों को बुलाया जाता है और बॉडीगार्ड्स लोग पकड़ के ना यान को लेकर जाने लग जाते हैं और इसके डैड इसे बंद करवा देते हैं अंधेरे से रूम में जहाँ पर बिजली भी नहीं होती। और वहाँ पे क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है यान को, और मतलब यान पे निगरानी करने के लिए एक स्टाफ भी खड़ी होती है उस रूम के बाहर और वो मदद मांग रही होती है स्टाफ से कि दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, मुझे जाने दो, यहाँ पे बहुत ठंड है और मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। पर जो स्टाफ होती है बाहर वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और मज़े कर रही होती है बाहर। और खाने का टाइम आता है ना, तभी उसको बासी सा खाना दे दिया जाता है और यहाँ पे ये जो स्टाफ होती है वो चुगली कर रही होती है कि बहुत ही अच्छी सज़ा मिली है यान को, ऐसा वैसा। और दूसरी तरफ ली जो होता है ना, वो सोच रहा होता है यान अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसे लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है कि यान अपने ही घर पे, पर वो बहुत देर से उसी घर पे होती है, उसी जगह पर होती है, तो इसलिए चिंता हो जाती है। इसलिए वो ना यान के घर पर पहुंच जाता है और जैसे वो यान के घर पर पहुंचता है वो देखता है यान को कि वो कमरे में बंद है। वो जल्दी से जाकर उसे बचाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। तो फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि हाँ, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, अगर वो रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। और यहाँ पे ना ली जाकर उसे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम अकेले क्यों गई थी। और फिर यहाँ पे ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसने ना बैंकरप्ट करवा दी होती है इन लोगों की फैमिली को। और यहाँ पे एक लड़का आता है, मैनेजर होता है, वो आके बता देता है कि हमारी कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है। और ये सुन के डैड को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो। बेचारे अंकल को सदमा लग चुका था, पर ये लड़का बता रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारी यान को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, तो यहीं पर ये जो ड्रामा होता है ख़त्म हो जाता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर रहने लग जाते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और ड्रामास को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना। मैं जल्दी से वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो लव यू गाइस, बाय।